नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम उनसे होंगे श्रवणगढ़ जी से मुखातिब और उनसे जानेंगे कि दरअसल उनका नजरिया क्या है, उनका विश्लेषण क्या है, वो कैसे नागपुर में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात को देखते हैं। बड़े दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री जो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर जा रहे थे, मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे थे, उसका क्या अर्थ निकलता है, क्यों उनको नागपुर जाके मोहन भागवत से मुलाकात करनी पड़ी, और इस मुलाकात पर इतनी ज्यादा लोगों की नजर क्या थी, क्या है इस मुलाकात का अर्थ, और क्या इसके आधार पर जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दशा और दिशा निर्धारित होगी। क्या जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा वो इस बात का प्रतीक और प्रमाण होगा कि दरअसल मोहन भागवत की चली है या फिर नरेंद्र मोदी की, या फिर दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई समझौता हुआ है। इन इन सारे सवालों पर ज्यादा भूमिका न बांधते हुए सीधे हम रूबरू होते हैं श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना सर? सर, मैं आपकी बातचीत एक बहुत प्रसिद्ध शेर है आतिश जी साहब का, उससे करना चाहता हूँ। वो जो आतिश हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश, वो 1778 से 1847 के बीच में हुआ है, और बड़ा इस शेर को काफी दोहराया जाता है। वो शेर ये है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। मतलब हाँ, कि चीर के देखा तो एक खून का कतरा भी नहीं मिला, तो दिल को चीर के देखा, बहुत सुनते थे। देखिए, मुद्दा यह है आशुतोष जी कि 2013 के बाद से, मतलब उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 13 में, तब वो आखिरी बार गए थे नागपुर में, क्योंकि मामला अलग था, उम्मीदवारी का था, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का, इसलिए गए थे 2013 में संघ दरबार में। और उसके बाद से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद से पहली बार वो संघ के दरबार में हाजिरी देने को तैयार हुए या हो गए। अब इसको लेकर जो माहौल बनाया गया, जिसका आपने भी जिक्र किया, या अंग्रेजी में जिसको कहें कि जो हाइप क्रिएट किया गया, वो अद्भुत था। मतलब कई तरह की बातें कही गई उसमें, और ये यहाँ तक कहा गया कि जैसे कोई मोदी जी युद्ध लड़ने जा रहे हैं नागपुर में संघ प्रमुख से, और देखते हैं हथियार कौन डालता है। इस तरह की बातें, मुहावरे गढ़े गए। अब देखिए कि जो पटाक्षेप हुआ पूरे मामले का, जिसको मतलब साइलेंटली अगर कहें तो पूरा जो हाइप था वो फिजल आउट हो गया, जिसको कहते हैं कि वैसा निकला ही नहीं कुछ। अभी हमको पता ही नहीं किसने क्या, मतलब कहीं हथियार थे भी कि नहीं थे, किसको डालना थे कि नहीं डालना थे। संघ परिसर में, आरएसएस के परिसर में जो भव्य समारोह हुआ, जहां एक नेत्र चिकित्सालय की आधारशिला रखी गई, वहां पर माधव नेत्रालय और रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी गई। उसमें पहले एक श्रोता के रूप में कैसे, कि जब मोहन भागवत बोल रहे थे, अगर आप उसको वीडियो को देखें, मोहन भागवत बोल रहे हैं, तब मोदी जी किस तरह से बैठे हैं, उन्होंने ताली बजाई एक बार, बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में, जैसे संघ का कोई प्रचारक बैठा हो सरसंघ चालक के सामने।
और दो वो बैठे थे, वो अपने अवधेशानंद जी भी बैठे थे और गिरी जी भी बैठे थे। तो जब वो उस समय मुद्रा क्या थी, और जब मुख्य अतिथि के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में मोदी जी जब बोल रहे थे, तब उनके चेहरे की भावभंगिमा क्या थी, मतलब वो जिस तरह से उन्होंने संघ की तारीफ की, पूरे समय संघ की ही तारीफ की उन्होंने, लगभग संघ के योगदान की, संघ के 100 साल पूरे करने की, तब उनकी भावभंगिमा। अब ये जो पूरा का पूरा मामला, ये फेस रीडिंग करने वाले ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि फेस रीडिंग करने वाले और लिप रीडिंग करने वाले ये दोनों बता सकते हैं कि भाई इसमें एक पॉइंट ये है आशुतोष जी कि मोदी जी को पता रहता है कि उनकी फेस रीडिंग की जा रही है। मतलब वो 11 साल में इतने समझदार, इतने वो जागरूक हो गए हैं कि वो बैठते हुए, मुद्रा बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो काफी उनके बारे में पढ़ा जा रहा है चेहरे से। अब देखिए कई पॉसिबिलिटीज हैं, अपन तो, अपने को कुछ हकीकत पता नहीं है तो अपन तो अंधेरे में लट चलाते हैं। तो एक ये है कि क्या, मतलब ये जो आधारशिला रखने का जो कार्यक्रम था, वो संघ ने टेस्ट करने के लिए आयोजित किया था कि देखते हैं मोदी जी को बुलाओ, वो आते हैं कि नहीं आते हैं। एक तो पॉइंट ये, और या फिर पीएमओ ने बनवाया कि भाई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए कि मोदी जी वहां आना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये मार्च महीने की बात है, 30 तारीख की जो पूरा किस्सा हुआ, और संघ के 150 करोड़ की लागत से 5 लाख वर्ग फुट के भव्य भवन का, जो जिसको केशव कुंज नाम दिया गया झंडे वाला में, उसका 13 फरवरी को, इसी साल 13 फरवरी, महीने भर पहले दिल्ली में उद्घाटन समारोह हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। वो भी बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें कई लोग थे मंच पर, मोहन भागवत भी थे, और दिल्ली का आयोजन था। उस समय अमित शाह जी थे मंच पर, जेपी नड्डा थे मंच पर, राजनाथ सिंह थे मंच पर, मोदी जी नहीं थे। तो आप दिल्ली में नहीं थे मोदी जी, कहीं होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली में होते हुए नहीं आए या वगैरह, में कहीं होंगे, देश में होंगे, कहीं होंगे, पर महीने भर बाद वो नागपुर आ गए। हम इसको इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, या तो इवेंट क्रिएट किया गया या करवाया गया, और उसमें दोनों पक्षों की सहमति भी हो सकती है और संयोग भी हो सकता है। संयोग में ज्यादा मानने को तैयार नहीं। अब मोदी जी ने नागपुर पहुंचकर ये संदेश दे दिया, मतलब अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो बताइए कि आप कह क्या रहे हैं, मतलब क्या निकला क्या वहां से। मोदी अगर 3-4 घंटे रहे परिसर में जी, कुछ तो निकला होगा। आप क्या मानते हैं? वो हाइप तो मान लीजिए, छोड़ दीजिए, हाइप जो बना था उसको छोड़ दें। मेरा ऐसा अनुमान है, गणित है या सोच है कि मोदी जी ने नागपुर पहुंचकर संदेश दे दिया भागवत साहब को कि वो संघ की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा करते हैं, मतलब जब जरूरत पड़ती है तब एलाइस को भी साथ ले लेते हैं, भगा देते हैं। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिक्स का। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम आपकी संघ की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और साथ ही ये भी मैसेज दिया कि संघ और भाजपा की सत्ता के बीच संवाद को भी वो जरूरी मानते हैं। ये 2 संदेश वो देने गए थे, ऐसा मान ले सकते हैं हम। दोनों सत्ता नायकों के बीच बातचीत क्या हुई, कितनी देर हुई, अब इसके बारे में आशुतोष जी केवल 2 लोग आपको जवाब दे सकते हैं, अगर आप उन दोनों को अपनी किसी डिबेट में बुला लें। एक है गडकरी और दूसरे हैं फडणवीस।
वो बता सकते हैं कि कितनी देर बात हुई, क्या बात हुई, वो बातचीत जब दोनों के बीच हुई तब कोई तीसरा आदमी था कि नहीं था, या एजेंडा क्या रहा होगा। क्योंकि ये जो बातचीत है वो कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि कितने सालों के बाद उसको क्लासिफाइड नहीं रखा जाएगा, डिक्लासिफाइड कर दिया जाएगा, ये भी कोई हमको जानकारी नहीं है। देखिए, अब मोदी जी की नागपुर यात्रा की जो सफलता या विफलता है आशुतोष जी, जी, उसको जानने का पहला इंडिकेटर ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। और ये कुछ दिनों में पता चल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था मार्च में हम कर देंगे, मतलब मार्च मतलब हो गया, अब तो अप्रैल चालू हो जाएगा कल से। 1 अप्रैल को तो करेंगे नहीं, इसलिए 2 अप्रैल से ही सब होगा जो भी होगा। दूसरा इंडिकेटर मैं ये मानता हूं आशुतोष जी कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो शुरुआत हुई है संवाद की, गुड़ी पड़वा से, मतलब जो हिंदू नववर्ष है गुड़ी पड़वा का, और नागपुर से जो हुई है, वो अब आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये है जी। मतलब चाहे जिस लेवल पर बढ़े, भागवत मोदी के लेवल पर बढ़े या किसी भी लेवल पर बढ़े, वो आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, कि या वो हवाई अड्डे पर नागपुर की जमीन छोड़ते ही वो सब छोड़ आए, वहां संघ के पास गए थे और संघ को मुक्त होकर आ गए, या ये होता है। तीसरा इंडिकेटर आशुतोष जी ये है कि आपने अगर गौर किया ही होगा, आप इतने जागरूक पत्रकार हैं, कि मोहन भागवत बगैर नाम लिए मोदी जी पर आक्रमण करते रहे हैं, कई किए हैं उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कुछ लोग अपने आप को भगवान मान लेते हैं, फिर भागवत साहब ने कहा कि वो कुछ लोग कहने लगते हैं कि मैंने यह किया, मैंने वो किया। ये सब चीज लोगों को कहना चाहिए बजाय खुद बोलने के। पूना में भी उन्होंने कुछ कहा था भागवत साहब, तो उन्होंने कहा अहंकार ज्यादा ठीक नहीं है। ये तमाम चीजें में और बहुत सारी हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता। तो अब ये जो है भागवत साहब बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वो चालू रखेंगे। यानी बंद करने का मतलब है कि वो क्या मोदी जी की प्रशस्ति में कुछ बोलना शुरू करेंगे क्या। अगला पॉइंट ये है आशुतोष जी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में कभी अलग से भी चर्चा कर लेंगे अपन डिटेल में जी। पर वो जो एक इम्प्रेशन चल रहा है कि वो मोदी जी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, और संघ का उनकी पीठ पर हाथ है। तो यूपी के मुख्यमंत्री सौगाते मोदी को जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करके चुनौती दे रहे हैं, और ये एक इम्प्रेशन जा रहा है देश में कि यूपी भी एक देश की तरह बर्ताव कर रहा है, और मोदी जी की अथॉरिटी यूपी में नहीं चलती है। क्या वो स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अगला पॉइंट ये है आशुतोष जी कि संघ से जुड़े नेताओं, मतलब भागवत जी से जुड़े नेताओं, जैसे गडकरी वगैरह हैं, और भी लोग हैं, मैं नाम लेके उनका करियर नहीं खत्म करना चाहता, पर क्या वो जीवन भर एक ही डिपार्टमेंट में सड़कें नापते रहेंगे कि उनका कुछ पुनरुद्धार भी होगा। अगर आप देखें कि गडकरी जब से आए हैं मंत्रालय में, वो उसी मंत्रालय में बने हुए हैं, बल्कि उनके मंत्रालय कुछ कम ही हुए होंगे। तो क्या वो उसी जगह रहेंगे कि उनका कुछ और उपयोग होगा। उपयोग का मतलब है कि क्या अध्यक्ष भी बन सकते हैं पार्टी के, या
और भी कुछ हो सकते हैं। बिहार के चुनाव में संघ की भूमिका क्या रहेगी, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है, और आपने देखा कि अमित शाह जी कमान में है वहां पूरी तरह से, और अमित शाह जी के और संघ के कोई बहुत मधुर रिश्ते नहीं है। और फिर बिहार के बाद बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बारे में तो अमित शाह जी ने कहा ही है कि हमारी सरकार बन रही है वहाँ अगले साल, और फिर बन जाएगी तो फिर हम वहाँ तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे। मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं अमित शाह जी, सरकार बनी। आखिरी पॉइंट ये है आशुतोष जी कि मोदी जी ने बॉल जो है ना संघ के पाले में धकेल दिए, और स्वयं को उस तनाव से चाहे टेम्पररीली हो वो मुक्त कर लिया है कि भाई ये रोज डिबेट चल रही थी सत्य हिंदी पर कि ये तनाव चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने फ्री कर लिया। उन्होंने कहा जो भी करना है वो नागपुरी करेगा। मतलब ये जितने इंडिकेटर्स मैंने कहे उसमें और आप आधे और जोड़ लीजिए, 150 और जोड़ लीजिए, कि मोदी जी को अब कुछ नहीं करना है। मोदी जी तो संघ के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहे थे, और संघ के खिलाफ कुछ काम भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए अब जो करना है वो भागवत साहब को ही करना है। एक आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ आशुतोष जी, वो इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि वो हाइपोथेटिकल है, मतलब कल्पना है, पर वो कल्पना को भी दर्शकों के सामने फेंकने में क्या हर्ज है। कि मान लो मोदी जी ने भागवत साहब से कह दिया हो, मान लो कि 17 सितंबर 2025 को मैं 75 साल पूरे कर रहा हूं, और जैसा मैंने पहले कहा था मैं पद छोड़ दूंगा, तो अब संघ और इंतजाम कर ले कि मेरी जगह किसको प्रधानमंत्री बनाना है। अगर ऐसा मोदी जी कर दें, मान लीजिए, तो इस पर संघ की, भागवत साहब की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, या क्या कहेंगे या क्या करेंगे, या बीजेपी क्या करेगी। क्योंकि एक हमारी डिबेट्स में एक पॉइंट ये अक्सर आ रहा है कि भाई मोदी जी ने कहा था कि वो 75 के हो जाएंगे तो पद छोड़ देंगे। मान लीजिए वो कहेंगे मैं छोड़ रहा हूं, या इतना इशारे ही भर कर दें कि मैं छोड़ सकता हूं, सोच रहा हूं। आप सोचिए कि संघ में और बीजेपी में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो आज की चर्चा, आपका कोई सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो अपना टाइम तो हो गया है, जो आपने टाइम दे रखा है मुझे। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता